हाय गाइस, इंडियन पेनल कोड 1860 के आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी करते हैं सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 75 तक। तो आइए देखा जाए इंडियन पेनल कोड 1860 के धारा 67 में क्या लिखा गया है, 67 में क्या लिखा गया है। सेक्शन 67 बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन, अर्थात जुर्माना न देने की दशा में जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, यानी कि सिर्फ वह जुर्माने से दंडनीय है, सिर्फ फाइन से दंडनीय है वह। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding 2 months, when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months, when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in any other case। ये सेक्शन 67 बात करता है। तो यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी, जैसे कि जबकि जुर्माने का परिमाण यानी कि वह 50 रुपये से अधिक न हो तब 2 मास से अनधिक कोई अवधि, जबकि जुर्माने का जो रकम है वह 50 रुपये से 100 रुपये यानी कि कुल मिला के 100 रुपये से अधिक ना हो तब 4 मास, और यदि 100 रुपये से अधिक है तो 6 माह से अधिक नहीं होगी। यह 67 बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब हम लोग सेक्शन 68 देख लेते हैं, जो बात करता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, अर्थात जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास। ऐसे इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, अर्थात जुर्माना जब वह व्यक्ति जिस पर लगाया गया है वह दे देता है तब कारावास का उसका पर्यवसान हो जाएगा, वह कारावास टर्मिनेट हो जाएगा। The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law, अर्थात जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब टर्मिनेट हो जाएगा, तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो दिया जा चुका है या विधि की प्रक्रिया द्वारा या वसूल कर लिया जाए, तब वह जो उसका कारावास है वह समाप्त हो जाता है तुरंत। सेक्शन 69 हम लोग बात कर लेते हैं, जो बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, अर्थात जुर्माने के आनुपातिक भाग दे दिए जाने की दशा में कारावास का टर्मिनेशन है। तो इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine is still unpaid, the imprisonment shall terminate, अर्थात यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात दिया जा चुका है या उत्कृत कर लिया गया है, तो देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के
अनुपातिक से कम न हो तो कारावास, जो उसका कारावास है वह उसका टर्मिनेशन हो जाता है, उसका पर्यवसान हो जाता है। इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं, जो बात करता है A is sentenced to a fine of 100 rupees and for 4 months imprisonment in default of payment. If 75 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. If 75 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If 50 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of the 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as 2 months are completed. And if the 50 rupees be paid or levied at the time of the expiration of those 2 months or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately डिस्चार्ज्ड। अर्थात क 100 रुपये के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडाधिस्त किया गया है। तो यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपये चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो प्रथम मास का अवसान होते ही वह उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, जबकि क कारावास में है, चुका दिया गया है या उद्गृहित कर लिया जाए तो क तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये चुका दिए जाएं या उद्गृहित कर लिए जाएं तो क 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 50 रुपये उन 2 मास के अवसान पर किसी भी पश्चातवर्ती समय पर, जबकि क कारावास में है, चुका दिए जाए या उद्गृहित कर लिए जाए तो क तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 69 बात करता है। सेक्शन 70 बात करता है कि फाइन लेवेबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ, नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लेबिलिटी। जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है। अर्थात द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if the under sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at the time, any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debt। अर्थात जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो दंडादेश किए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्गृहित किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु की किसी भी संपत्ति को जो मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हैं उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। सेक्शन 71 हम लोग समझ लेते हैं, जो बात करता है लिमिट्स ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। तो वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप पार्ट्स, any of the parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the imprisonment with a punishment of more than one such his offenses unless it be so expressly provided, and where the anything is an offense falling within 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, where several acts of which one or more one would by itself or themselves constitute an offense constitute one combined a different offense, and the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offenses। अर्थात जहाँ की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनका कोई भाग स्वयं अपराध है या मिलकर बनी है
तो वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। जहाँ की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी ऐसे समय प्रवृत्त विधि या दो से अधिक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ की कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से एकाधिक अपराध गठित होते हैं तो मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर यानी कि उससे ज़्यादा दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे, जो बात करता है कि ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक, यानी क य पर लाठी से 50 प्रहार करता है। Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow, but he is liable only to one punishment for the whole beating. यानी कि क य पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हो सकता है कि क ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित करता है य की स्वेच्छा उपहत्कारित करने का अपराध किया हो। यदि क हर प्रहार के लिए दंडनीय होता, वह हर एक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय है। बट दूसरा इलस्ट्रेशन है कि इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, वाई इंटरफियर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, here as the blow given to y is not part of the act whereby a voluntarily causes hurt to z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. किंतु यदि उस समय जब क य को पीट रहा है म हस्तक्षेप करता है और क म पर शासक प्रहार करता है, तो यहाँ म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा क य को स्वेच्छा उपहत्कारित करता है। इसलिए क य को स्वेच्छा कारित की गई उपहत के लिए एक दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। यह सेक्शन 71 बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 72 देख लेते हैं, जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, अर्थात कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of the several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all. अर्थात उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है, तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। अब हम लोग सेक्शन 73 देख लेते हैं, जो बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, अर्थात एकांत परिरोध की। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment के लिए वह empowered, and the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any person or persons of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in whole,
ये याद रखना है हम लोगों को कि नॉट एक्सीडिंग 3 months इन होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल, दैट इज टू से अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month if the term of the imprisonment shall not exceed 6 months. A time not exceeding 2 months if the term of the imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. And last, a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. अर्थात सेक्शन 73 बात करता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न होंगे, ऐसे मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। जैसे कि यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है तो उसे 1 माह से अनधिक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसे दिया जा सकता है, और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तब 3 मास से अनधिक का उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 3 मास से अनधिक का उसे एकांत परिरोध दिया जाएगा। सेक्शन 74 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अर्थात एकांत परिरोध की अवधि। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of the solitary confinement of not less than duration than such periods। अर्थात एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्योन अंतराल होंगे, 14 दिन का अंतराल होगा, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक का है तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा, और साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्योन अंतराल भी होंगे। ये सेक्शन 74 बात करता है। 75 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है enhanced punishment for certain offences under chapter 12, chapter 17 after previous conviction. Whoever having been convicted by court in India of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, यानी कि भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। अर्थात वह व्यक्ति दोषी ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। आगे के लेक्चर में हम लोग साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस को समझते हैं सेक्शन 76 से आगे।
तो बने रहिए हमारे इंडियन पेनल कोड के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।